आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल से और जानते हैं कि इनके कैरियर का आगाज कैसे हुआ और मौजूदा पाकिस्तानी हालात का जिम्मेदार कौन है। आखिर ये इमरान खान के इतने खिलाफ क्यों हैं। 70 साल हो गए हैं, एक शख्स ऐसा नहीं आया जिसने 5 साल पूरे किए हों। टैलेंट को तो डिस्कार्ड करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और उनको इबरत का निशान बना देते हैं। आप जब जब जंग नहीं होगी डिफ़ॉल्ट रहेगा पाकिस्तान। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सैयद मुजम्मिल कैसे बना, क्यों बना और किस तरह बना। पहले ऐसा है कि सियासत में तो काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से, लेकिन जो मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर जो डिबेट्स हो रही थी इतना लगाव नहीं था उससे। तो कोशिश यही की कि जब से शुरू किया एनालिसिस करना, व्लॉग्स करना या मेन स्ट्रीम पे काम करना शुरू किया, तो कोशिश ये की थोड़ा सा एकेडेमिया को भी साथ मिलाएं, थोड़ी बुक्स की, लिटरेचर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें। तो वो एक डिफरेंस था जो क्रिएट करने का मेरा ख्याल है कि मेरी अटैम्प्ट थी और वो रिकग्नाइज़ भी हुई। और उसके अलावा ये कि मीडिया में 6-7 साल हो चुके हैं। सो फार इट हैज़ बीन रियली गुड। आगाज़ में कुछ तल्ख एक्सपीरियंस भी होते हैं, आपको भी इल्म है उस चीज़ का, जब आपको एज अ जूनियर लोग अंडरमाइन भी करते हैं, मिस कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन चलते रहे हैं और उसको जितनी स्पेस दी गई है मेन स्ट्रीम पे उसको अवेल किया, और जो मेन स्ट्रीम पे नहीं कर सके वो अपने प्लेटफॉर्म से किया और वो क्लिक भी हुआ। तो अब तक तो आई एम सेटिस्फाइड। कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर कहाँ अभी तक पहुँचे। स्टार्ट किया था जी चैनल 5 से। वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की कुछ अर्सा। उसके बाद में एक शो था वो किया वहाँ पर, जो मॉर्निंग न्यूज़ शो होता है उस तरह का। तो उसके साथ साथ न्यूज़ एंकरिंग भी थी। उसके बाद में नियो टीवी चला गया, वहाँ पर कुछ अर्सा गुजारा। फिर जब जीएनएन लॉन्च हुआ तो उसकी लॉन्चिंग टीम में था, तकरीबन 3-3.5 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद मैं कैपिटल टीवी गया, वहाँ पर प्राइम टाइम की स्लॉट थी। तो उससे पहले मेरा प्लान तो था कि मैं मीडिया को खैर बात कह दूं और अपना काम करूं, लेकिन जो ऑफ़र थी कैपिटल की वो अच्छी थी। मैंने कहा मेन स्ट्रीम में शो अभी तक मैंने नहीं किया, उसको थोड़ा सा टेस्ट करूं कि कैसा रहता है। तो वो किया कोई 6-7 महीने। फिर यहाँ बोल्ड टीवी में आ गया, अब यहाँ पर तीसरा महीना है और इधर 7 PM की स्लॉट है, वो कर रहे हैं। बकौल आपके कि पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है, हाँ, इसके पीछे कसूरवार कौन। कसूरवार देखें, शुरू से जो पावर स्ट्रगल स्टार्ट होती है ना, हर मुल्क का पहली अटैम्प्ट ये होती है कि मेरी जो आवाम है उसकी खुशनुदी के लिए फ़ैसले हों, या यहाँ इंडस्ट्री लग जाए, यूनिवर्सिटियाँ बन जाएँ, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। लेकिन हमारा ये था कि हमें एक आलमी जंग का हिस्सा बना दो, सिर्फ उससे पैसे भी कमाएंगे और साथ साथ उसके लिए हमने एड लेने का आगाज़ जो है वो 48-49 से कर दिया था। 50s में हम एक आलमी जंग जो कि रूस और अमेरिका के दरमियान चल रही थी उसका हिस्सा बन गए, और तभी हमने जो पेशावर का बड़ा बीर एयरपोर्ट था वो हमने किराए पे दे दिया, जहाँ से किराए पे उड़ने वाले तैयारे अमेरिका के रूस की निगरानी करके आया करते थे। हालांकि उस टाइम रूस भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, स्टील मिल लगाने वाला रशिया है पाकिस्तान में पहला, लेकिन हमने टाइज इतने ख़राब कर लिए उनके साथ कि उनको आइडिया हो गया कि ये अमेरिकन विंग में है और ये हमारे साथ नहीं है। रेफ्यूजी जो आज तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान से आए, वो मैनेज नहीं हो रहे। तो हुआ इस तरह से था कि शुरू से इंडस्ट्री लगाने पे ध्यान नहीं था, ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान था, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पे ध्यान था। सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस ये था कि हमने इन आलमी जंगों का हिस्सा बनना है, इनसे पैसे कमाने हैं। और वो इसीलिए हुआ कि जमहूरी रियासत बनी नहीं। अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद याह्या खान साहब आ गए, उसके बाद में ज़िया-उल हक साहब आ गए, फिर मुशर्रफ साहब आ गए। तो जो गैर जमहूरी रियासतें होती हैं वहाँ पर स्ट्रेस यही होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जंगों का हिस्सा बने, उससे पैसे कमाएं, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स तो होते नहीं हैं। तो ये सब देखते हुए पहले रोज़ से जब जब जंग लगी पैसे कमाए, इकॉनमी बेहतर हो गई। तो डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पे था, वो सिर्फ जंग ने फ़ायदा दे दिया। जब जंग ना होती तो फिर डिफ़ॉल्ट वापस आ जाया करता है। अभी वही हम देख रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, डिफ़ॉल्ट वापस आ गया। जब जब जंग नहीं होगी डिफ़ॉल्ट रहेगा पाकिस्तान। इसका कसूरवार आप थोड़ा को मेंशन करें कि कौन। सियासी क़यादत की कमज़ोरी नंबर 1, दूसरा मार्शल लॉज, और तीसरा ये जो अशराफिया पाकिस्तान की चंद ख़ानदान जो गोरे के ज़माने से 300 सालों से अब तक हुक्मरानी कर रहे हैं, जो आज तक जान नहीं छोड़ रहे। तो अच्छा। मैं तो इन्हीं को कसूरवार समझता हूँ। फिल वक्त पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की मनाजिल तय कर रहा है। अब पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। देखें, आगे तभी बढ़ेगा जब एक जमहूरी रियासत बनती है, उसके बाद ही। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इख्तियार वहाँ पर रखना है जहाँ पर इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है, तो ये तो मजाक ही हो रहा है ना कि एक वज़ीर आज़म जो है उसके पास ताकत नहीं फ़ैसले करने की, और इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बनते चले जाते हैं।
फिर सबसे बड़ा मसला ये कि तसलसल नहीं है। जमहूरियत में चाहे चोर या डाकू या करप्ट कोई भी हो, अगर उसको 5 साल पूरे नहीं करने दोगे नुकसान पहुँचेगा। मैं तो कहता हूँ कि चोर डाकुओं की हुकूमत बनाओ और उसको चलने दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी इज़ एन आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे ही तसलसल को तोड़ेंगे, अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती की है, तो उसको निकालने का इख्तियार मेरे पास है। मैं अपने वोट से उसको निकाल के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अदालत की दहलीज़ में एक ऐसा जज बैठा होता है या कोई भी होता है, वो पॉपुलर मैंडेट से आए हुए सियासतदान को निकाल देता है और वो कहता है कि मैं फ़ैसला करूँगा। कोई वज़ीर आज़म फांसी लग रहा है, कोई अदालत की दहलील से नाअहल हो रहा है, किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो गैर आइनी नहीं है। मैं नहीं कह रहा गैर आइनी है, लेकिन ये जो डिस्ट्रप्शन है कि 70 साल हो गए हैं, एक शख्स ऐसा नहीं आया जिसने 5 साल पूरे किए हों। तो ये जो कंसिस्टेंसी का जो एक बहरान हम देखते हैं, ये ज़हर कातिल होता है इकॉनमी के लिए। मार्केट्स इससे परफॉर्म नहीं करती। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने ये देखना है कि मैं इस कंट्री में इन्वेस्ट करूँ या ना, मुझे पता ही नहीं अगले साल क्या होगा। ये गवर्नमेंट यहाँ पर सर्वाइव करती है या नहीं करती, मुझे नहीं पता। तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा ऐसी जगह पे जो इतनी वॉलेटाइल मार्केट है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि सियासी हुकूमतों को चलने दें और चोर डाकू कह के उनको डीमनाइज़ ना करें, सियासतदानों के ख़िलाफ़ सियासत ना करें, और जो जमहूरी प्रोसेस है उसको बेहतर करेंगे। अगर उसको ज्वाइन करेंगे, जो कि मिसाक जमहूरियत की रूह थी, वो मुकमुका नहीं था। वो यही था कि सिविलियन जो फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करके जितनी स्पेस है उसमें से कोई चीज़ बनाएं। 18वीं तरमीम मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था पाकिस्तान की तारीख में, जिसने डेवोल्यूशन ऑफ पावर करके दी, सेंटर को कमज़ोर किया, सूबों को मजबूत किया। अदरवाइज़ जब भी सेंटर मजबूत हुआ है पाकिस्तान में मार्शल लॉज ही लगे हैं, आपने देखा है। तो वो देखते हुए जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा तमाम सियासतदानों को, वो भी जो इनकलाबी बन गए पिछले रोज़ उनको भी, और जिनको चोर डाकू कह रहे हैं उनको भी, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए फिलहाल। अच्छा, नौजवान जो है पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा होता है उसको मुबारकबाद दी जाती है कि अच्छी बात है आप जा रहे हो। आप बड़ी मतलब आप बताते हैं कि ग्रीक ने ऐसे कहा, जर्मन ने ऐसे कहा, फ्रांस ने ऐसे किया, ऐसा हुआ। आप बताते हैं, इसका हल बताइए। देखिए, उसमें अगर तो आपकी वर्क फोर्स का यहाँ पर यूज़ नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे कोई ओपीडी के अंदर आके मेरा सर फाड़ के चला गया है, तो मेरा नहीं दिल करेगा यहाँ रहने का। मैं अगर एक इंजीनियर हूँ और जो इंजीनियरिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि इंजीनियर्स के लिए कोई नौकरी नहीं है, मेरा नहीं दिल करेगा यहाँ रहने का। इसके अलावा अगर मैं कोई हाईली क्वालिफाइड CSP हूँ और मैं अपनी फ़ाइल पे साइन करने के लिए भी किसी और का मोहताज हूँ, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मेरी सही कोई नहीं है, तो आपने वो माहौल तो बनाया नहीं कि टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकें। टैलेंट को तो डिस्कार्ड करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं और उनको इबरत का निशान बना देते हैं आप। तो अगर इस तरह का नेशनलिज्म है कि आप चाहे जिएँ या मरें आपने यही रहना है, तो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान की सारी इकॉनमी रेमिटेंस बेस्ड है। 70 की दहाई में भुट्टो साहब ने फैसला किया कि बाहर चले जाएं, पैसे भेजें बाहर से, मुल्क चलता रहेगा। आज तक वही है। अभी खान साहब का बयान आया है, जो पोटेंशियल सबसे बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि अमरीकी जो नियात पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनके पास 200 अरब रुपए हैं, मैं इकॉनमी उनकी जेबों से पैसे निकाल के चलाऊँगा। आप विजन देखें, नज़रिया क्या है कि बाहर डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे हैं, वो मैं मंगा के मुल्क चला लूँगा उससे, ये विजन है। तो यहाँ पर रेमिटेंस बेस्ड इकॉनमी है, इसीलिए ये इनकरेज करते हैं, रोकते नहीं हैं लोगों को। ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जाएं और डॉलर आएँ और उनका धंधा चलता रहे जो चला रहे हैं इस तरह। अच्छा, आपने खान साहब की बात की। अवामी राय ये है कि आप इमरान खान साहब के बहुत खिलाफ हैं, आप एंटी इमरान खान हैं। क्या वजह है? और जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस पर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहाँ हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ पिछले कुछ दिनों में। खान साहब के ख़िलाफ़ बोलने वाले कुछ अभी फ्रेशली पैदा हुए हैं पिछले महीने, मैं उनमें से नहीं हूँ, ये सबको मालूम है। क्योंकि मैं जब वो प्रोजेक्ट इमरान और 1 पेज अपनी पीक पे था ना, मैं उस टाइम भी ख़िलाफ़ बोल रहा था, और उस टाइम भी तमाम धमकियों के और तमाम प्रेशर्स के जो मुझे समझ आ रहा था वो बात कर रहा था। उसकी वजह यह है कि जो उनका सोशल प्रोजेक्ट है वो बहुत डेंजरस है। मैं समझता हूँ कि वो जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन नहीं करते, वो एक फ़ाशिस्ट आदमी है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि 5000 आदमियों को लटका दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं TTP से बात कर लूँगा, PDM से बात नहीं करूँगा। ख़वातीन के कपड़ों की वजह से उनका होता है। मैं TTP के सेटलर्स को KPK में सेटल करवाऊँगा जिन्होंने लोगों के गले काटे हैं। इसके अलावा वहाँ पर ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं। अफ़गानिस्तान में वो रजीम पैदा हुई जिसने औरतों को स्कूल जाना बैन कर दिया। तो जिस बंदे का ये विज़न है, मुझे वो सबसे डेंजरस लगता है सोसाइटी के लिए, और इसीलिए शुरू से उनके ख़िलाफ़ बोलता आया हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, तो ये भी इन्हीं के सोशल मीडिया वॉरियर्स का प्रोपेगेंडा है कि वो बात नहीं कर रहे। मैं अभी रिसेंटली लाहौर बार में एक अटेंड कर आया हूँ इवेंट, जहाँ पर इनके अपने लोग आने से डर रहे थे, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बात ये करनी थी कि जो इनके वर्कर के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं वहाँ खड़ा हुआ था जाके,
अली अहमद कुर्द खड़ा हुआ था वहाँ जाके। हालांकि मेरे खिलाफ इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि ये मुनाफिक साफ़ी है, लेकिन मैं अपनी उस सारी मुखालफत को साइड पे रख के उनके वर्कर की बात करने निकला हूँ। तो खान साहब के पार्टी के लोगों के साथ तमाम जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इमरान खान खुद इसलिए है कि वो अपने वर्कर को ऑन ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है 9 मई को जो बाहर आया था, जो शहीद हो गया वो मेरा कारकुन था, जो पकड़ा गया वो मेरा नहीं था। ये इन्होंने माशाल्लाह एक्सप्लेनेशन पेश की है। तो लीडरान ये नहीं होते कि जो अपने वर्कर को बस के नीचे फेंक के खुद निकल जाए वहाँ से। तो ये जाली इनकलाब जो है इसको एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरी और आपकी तरह के नौजवान इसका ईंधन ना बने। जो ठीक है, माइनस इमरान खान ठीक है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, माइनस तो किसी को नहीं होना चाहिए, ना पार्टी को बैन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टियां बैन होने से मैंडेट ख़त्म नहीं होता। हमने देखा है ज़िया साहब ने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, 10 साल बाद इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर वापस आ गई। तो मुशर्रफ साहब ने जो है नवाज शरीफ साहब को जला वतन किया, सब ने कहा सियासत ख़त्म हो गई, वो वापस आया, दोबारा वज़ीर आज़म बना। तो ये लेसन यही है कि पार्टियां ऐसे टूटती नहीं हैं, उनके बयानिए के ख़िलाफ़ बात करें, उन पर बैन ना लगाएं। तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। और जहाँ तक सलूशन की आप बात कर रहे हैं कि बाकी सलूशन है, नहीं, मसला ये है कि ये जो बाइनरी थिंकिंग बनाई है ना कि इधर यू आर अगेंस्ट इमरान और विद PDM, ये गलत है। मैं इमरान पे तनकीद करके PDM को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये तो मेंटालिटी खान साहब ने बनाई है कि जैसे ही खान के ख़िलाफ़ बोलोगे इसका मतलब है आप कह रहे हो जरदारी और नवाज शरीफ हल है। नहीं, वो भी हल नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना कि इमरान खान साहब के विजन से मुझे इख्तलाफ है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, जरदारी के साथ हूँ। ये तो उन्होंने एक मेंटालिटी क्रिएट किया ना कि जो भी मेरे पे तनकीद करेगा वो पटवारी है या जाला है। आपके नज़दीक इमरान खान का फ्यूचर क्या है? देखिए, उनका फ्यूचर तो फ़िलहाल यही था कि अगर उन्होंने उस तमाम तर जो है वो हथकंडों का इस्तेमाल कर लिया जिसमें वायलेंस भी आता है कि सड़कों पे एम्बुलेंसेस को जला दिया, स्कूल तोड़ दिए, जना उस पर हमला कर दिया, तो उसके बाद एविडेंट था कि वो नहीं चल सकता। यहाँ पे मुकदमात होंगे आपके ऊपर रियासत के ख़िलाफ़, बगावत के, और वो सब कुछ होगा। क्योंकि बाकी पार्टियाँ भी अगर ये करती यही ट्रीटमेंट होता उनके खिलाफ भी, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट यही था कि जो शाह महमूद की एडवाइस थी वो मान लेते। क्या एडवाइस? एडवाइस वो खान साहब तो मानते नहीं हैं इस बात को कि ऐसी एडवाइस की गई है, लेकिन वो एविडेंटली यही थी कि अभी कुछ अरसा जो है ना वो आप पार्टी की जिम्मेदारियां किसी और के हाथ सौंप दें अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में यही चीज़ है, आप खुल के सामने आते हैं, डिलीट कर दिया जाता है आपको। तो कोई मजबूरी है ना कि पीपल्स पार्टी भी किसी टाइम पे बाहर बैठ गई, नवाज शरीफ भी बाहर चला गया, उनको इल्म है कि अभी हमारी कबूलियत नहीं है, मकबूलियत से काम यहाँ चलता नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, क्या करें, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप भी है। तो इसीलिए बेहतर यही था कि वो खामोश रह जाते। अगर ये सब कुछ हो गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको बाहर निकाला गया, वो सब कुछ हुआ, पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, अब उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। तो ये इतना ट्विस्ट ना करते चीज़ों को और एक्सेप्ट करते इस चीज़ को कि अगर उनको निकाला गया था जमहूरी तरीके से, चाहे जिसने भी किया, लेकिन वहाँ वोट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आपको 30 अक्टूबर की तारीख मिली, आपने अपना वफ्द भेजा वहाँ पे और आपके शाह महमूद ने कहा ठीक है हम अग्री करते हैं, आपने फ़ोन कर दिया वापस आ जाओ। 3 महीने की बात है ना, करते एक्सेप्ट उसको, लेकिन नहीं किया आपने। तो अब अगर नहीं किया तो फ्यूचर यही है कि अगले 5-6 साल में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा इनके लिए। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप फेमिनिज्म को बड़ा सपोर्ट करते नज़र आते हैं, हाँ, क्या आप औरत मार्च के भी हामी हैं? औरत मार्च का देखें, फेमिनिज्म का यहाँ पर परसेप्शन क्यों ख़राब है। उसका परसेप्शन इसलिए ख़राब है कि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका ताल्लुक़ फहाशी से या इसका ताल्लुक़ कपड़ों से है। हालांकि उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ने की किसी को तौफीक नहीं होती, टाइम नहीं है ना पढ़ने का, इसलिए। तो उसकी 3 वेव्स थी और जो पहली वेव थी वो फ्रेंचाइज मूवमेंट थी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई कि ख़ातून को वोट का हक़ दो। दूसरी जो थी वो इक्वल पे के बारे में थी। तीसरी जो थी वो हरासमेंट के ख़िलाफ़ थी। अब इसके अलावा जो भी आपको बताता है ना फेमिनिज़म कोई और चीज़ है या फहाशी है, उसको डेफिनेशन नहीं पता। पहली बात ये है, फेमिनिज़म इज़ जस्ट एन इंडोक्ट्रिनेशन। ये वो चीज़ ऐसी है जिसमें हम ये कहते हैं कि ख़वातीन और मर्द को जिन्स की बुनियाद पे तफरीक का निशाना ना बनाओ और दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की भी, एजुकेशन की भी और मुआशरे में तमाम अपॉर्चुनिटीज़। दैट इज़ फेमिनिज़म, नथिंग एल्स। और ये तो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया, लेकिन अप्लाई किसने करना है। अब अगर मैं किसी का कत्ल कर दूँ और कोई मुझे आकर कहे कि यार ये कत्ल की सज़ा तो बता दी गई है, तो भाई उसको पकड़ेगा कौन? मतलब उस पर जो एप्लीकेशन है, हम बात तो उसी की कर रहे हैं ना। पाकिस्तान जेंडर डिस्पैरिटी के लिहाज से दुनिया में दूसरा बदतरीन मुल्क है, इट्स अ फैक्ट। जो भी शख्स इन तमाम हक़ाइक़ की नफ़ी करता है और कहता है ये ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खातून नहीं है, इसीलिए वो खातून को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो फेमिनिज़म क्या है या उसको सपोर्ट करना है या नहीं, इसका फ़ैसला ख़वातीन करेंगी, मैं और आप नहीं कर सकते। औरत मार्च के हामी हैं? औरत मार्च में देखें हज़ारों किस्म के ग्रुप्स हैं। अच्छा। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी इक्वल पे की बात कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, कुछ माइक्रो पॉलिटिक्स भी होती है।
अब माइक्रो पॉलिटिक्स ये है कि हर कोई अपना नज़रिया लेकर आएगा, अपना प्ले कार्ड लेके आएगा, उस पर जो लिखा हुआ है तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो हाँ, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हो सकती हैं जो कि अभी पाकिस्तान में इनिशियली इतनी डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए जितनी कोई और हैं। हाँ, अगर तो उसका रिज़ल्ट कोई ऐसा निकल रहा है जिससे मर्दों के राइट्स छिन गए हैं, या यहाँ पर खुदा न खास्ता ऐसा माहौल आ गया, कपड़े उतार के कोई फिरना शुरू हो गया, तो दिखा दें मुझे। कोई एक बता दें बीच पाकिस्तान में ऐसा है जहाँ पे न्यूडिटी हो रही है इस तरह की। कोई एक ऐसा बता दें पैमरा का खिलाफ कानून जो यहाँ रिपोर्टिंग होती है टीवी के ऊपर, कोई ऐसा इश्तिहार आ रहा है जिसमें किसी ने बिकिनी पहन ली है। तो ये बहुत ज़्यादा जो राइट विंग से शदीद किस्म का एक आता है, जो एक मुखालफत होती है उसकी, वो इसीलिए होती है कि वो ये फ़ील करते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी, हमने ग़ुलाम पाले हुए हैं, वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। जबकि ये मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरीके से जायज़ है। और जो भी उस चीज़ के लिए मुहिम चला रहा है, वो जो राइट्स की मुहिम है, मैं उसके साथ हूँ। मुझे उसमें कोई गलत चीज़ नहीं लगती उस तरह की। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप बड़े अच्छे स्पीकर हैं, नौजवान आपसे बड़ा मुतासिर होते हैं, आप बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे खासकर नौजवानों को। लेकिन कई बंदे ये भी कहते हैं कि आप थ्योरेटिकल बातें करते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छा, इसका क्या जवाब देंगे आप? आखिरी जवाब बस। नहीं, ये तो अब उन लोगों ने अगर थ्योरी को जो है वो सिर्फ मजाक समझा हुआ है और वो समझते हैं कि हमारे तमाम एक्शंस में थ्योरी नहीं होती, तो ये तो उनकी फिर सतैयत है और उनका जहन जो है वो इतना इंसाइटफुली सोचता नहीं है चीज़ों को। अदरवाइज़ थ्योरी के बगैर तो कोई प्रैक्टिस नहीं होती। तमाम मुआशरे में जितनी पॉलिटिक्स प्रैक्टिस होती है वो थ्योरेटिकल है। पाकिस्तान में मुआशी निज़ाम जो है वो कैपिटलिस्टिक है, किसी हद तक सरमायादारी का निज़ाम है, वो भी थ्योरी है। पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है जिसके तहत मैं और आप वोट देते हैं, वो भी थ्योरी है। वेस्टमिंस्टीरियर पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सेपरेशन ऑफ पावर है जिसमें अदलिया है, या फिर इसके अलावा जो काबीना बनती है या फिर ब्यूरोक्रेसी है, वो भी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है। मोंटेस्क्यू की आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी ये बात कर रहा है कि थ्योरी का तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अमल दखल नहीं होता, उसको थ्योरी आती नहीं है, मसला ये है। तो अगर पाकिस्तान में बाय रिसर्च 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किताब खोली ही नहीं है अपने करिकुलम के, अपने कोर्स के अलावा, तो वो यही बात करेंगे। तो इसलिए मैं उन लोगों की बातों से मेरा हौसला जो है वो ख़राब नहीं होता। तो अपोजिशन या तनकीद या गालियाँ, ये मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता।